आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ये आपकी क्वेश्चन आंसर सीरीज है जो कि आपकी क्लास ली जाएगी एनसीईआरटी की, उसके तुरंत बाद उस पर क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके बढ़िया तरीके से सेट किए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम में यूपीपीएससी, आरओ में, पीसीएस में, यूपीएससी में, सब में आ सकते हैं। मतलब पूरे क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं बढ़िया तरीके से सेट करके सारे क्वेश्चन, कि ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं और आएंगे। तो इस तरीके से आपको देखना है। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको तभी समझ में आएंगे, इसका आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आप इससे पहले वाली क्लास लेंगे। तो जा करके इससे पहले क्लास ले सकते हैं, सारी चीज़ें समझिए, नोट्स बनाइए और पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे और सारी चीज़ें वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो ये जो आपका मिडिवल हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर आया है अभी, उसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं सारे के सारे यहाँ आपको करवाए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल, बिना आपका टाइम इसके, बिना किसी देरी के। तो ये आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये आपके शासक हैं, ये उपाधि है। तो ये जो क्वेश्चन आंसर करवाए जा रहे हैं आपके उत्तर भारत के जो राजवंश है, प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है, पाल वंश है, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर करवाए जा रहे हैं। ठीक, आपके जो भी लूसेंट ऑब्जेक्टिव में आए क्वेश्चन आंसर हैं, जो भी घटना चक्र में आए हैं और जो भी आ सकते हैं भविष्य में, उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक, यूपीपीएससी, आरओ, पीसीएस और यूपीएससी के लिए। जब आप डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो कोई भी एग्जाम निकालना आपके लिए असंभव नहीं है। और ये ऐसा मटेरियल है जो आपको पेड कोर्स वाले भी नहीं देंगे। ठीक, इतना ज़्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे, क्वेश्चन बनाएं आपके लिए और सेट करें और एक एक चीज़ देखें और इस तरीके के क्वेश्चन बनाएं जो कि आपके आज के ट्रेंड के हिसाब से आ रहे हैं। यूपीपीएससी, आरओ में आ रहे हैं, पीसीएस में आ रहे हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जिसे ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो देखिए, ये शासक आपके हैं, ये उपाधि है। किस शासक को कौन सी उपाधि दी गई? भाई मिहिर भोज जो आपके थे, मिहिर भोज कौन से शासक हैं? भाई मिहिर भोज जो थे ये आपके प्रतिहार वंश के शासक हैं। और प्रतिहार वंश के शासक, इनको कौन सी उपाधि दी गई? आदिवाराह की उपाधि दी गई है। आदिवाराह की उपाधि क्योंकि ये कभी कभी इनका मूड होता था तो ये आदिवाराह की तरह अपना भेष बदलते थे और भगवान विष्णु के बहुत अनन्य भक्त थे। तो ये बात समझ सकते हैं। तो आदिवारा की इनको जो है संज्ञा, उपाधि दी गई है। जो इनके समय के सिक्के मिलते हैं ना, उसमें भी आदिवारा के चित्र वगैरह मिलते हैं। गोविंद तृतीय को कौन सी उपाधि दी गई थी? गोविंद तृतीय आपके राष्ट्रकूट वंश के थे। ये जय तुंग प्रभृत्व वर्ष की उपाधि दी गई है। ठीक, वर्ष आपका ऐसे लिखा जाएगा वैसे। और देवपाल जो थे, इन्हें परम सौगात की उपाधि दी गई है। धर्मपाल को भी परम सौगात की उपाधि दी गई है, लेकिन यहाँ पर उत्तरापद दे रखा तो उत्तरापद हो जाएगा। ठीक, और ये राज कवि सोढ़ल थे, इन्होंने उत्तरापद की उपाधि धर्मपाल को दी थी। तो ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो मिहिर भोज आपका बी हो गया, गोविंद तृतीय आपका सी हो गया। तो पहले का बी, तो पहले का बी ही सी में है, तो आप सी यहीं से लगा देंगे, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ आपका, भाई भारत आपका ये था। ठीक, और यहाँ पर पाल बैठे थे, पाल वंश, और यहाँ राष्ट्रकूट थे, और यहाँ पर आपका प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार थे। तो इन तीनों के बीच जो संघर्ष हुआ वो कन्नौज के लिए। कन्नौज आपका यूपी का क्षेत्र पड़ता है, इत्र नगरी है। तो इसी की लड़ाई के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होता है तीनों में। तो पाल वंश भी है, प्रतिहार वंश भी है, राष्ट्रकूट वंश भी है। ABC आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो पाल वंश था उसके प्रथम शासक गोपाल थे। प्रतिहार जो था इसके नागभट्ट प्रथम थे। वहीं राष्ट्रकूट वंश के प्रथम शासक आपके दंती दुर्ग थे। 9वीं सदी के अंत में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहुमा कहकर संबोधित किया है? तो जो सुलेमान आए थे आपके लगभग जो है 950 ईस्वी के अराउंड में आए थे, मतलब 9वीं सदी के अंत में आए थे। तो उस समय जब ये आते हैं तो उस समय देवपाल का शासन चल रहा होता है पाल वंश में। तो ये पाल वंश को जो है रोहुमा कहकर संबोधित करते हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा। केरल पाड्य चोल राजाओं को भयभीत करने के उपरांत पल्लवों को शक्तिहीन बनाने वाला महान राष्ट्रकूट शासक कौन था? तो देखिए, गोविंद तृतीय थे। गोविंद तृतीय ने केरल पाड्य चोल राजाओं को भयभीत किया और पल्लवों को शक्तिहीन कर दिया। ये राष्ट्रकूट शासक थे। दंती दुर्ग भी आपके राष्ट्रकूट शासक हैं, लेकिन ये क्या है, राष्ट्रकूट शासन की स्थापना करते हैं, पहले शासक हैं। अमोघ वर्ष बहुत शक्तिशाली शासक थे। तो ज़्यादातर अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगी, भाई हाँ जो राष्ट्रकूट शासन था उसमें सबसे शक्तिशाली राजाओं के नाम कौन से हैं, तो गोविंद तृतीय और अमोघ वर्ष, ये दो बहुत शक्तिशाली थे। ठीक, अब गोविंद तृतीय को आप देख ही रहे हैं, सबको भयभीत किए हुए हैं। तो फिलहाल इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किस राष्ट्रकूट शासक ने पाल शासक धर्मपाल और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया था?
तो ये धर्मपाल जो होते हैं गोपाल के बेटे होते हैं, और ये बंगाल इनका शासन क्षेत्र रहता है, लेकिन ये भी कन्नौज के चक्कर में रहते हैं कि भाई कन्नौज हमें मिल जाए। तो कन्नौज एक ऐसी जगह है, एक ऐसी लड़की मान लीजिए जिसके ऊपर 3 लड़के पड़े हुए हैं, मतलब ये आपके राष्ट्रकूट भी इधर पड़े हैं, इधर आपके पाल वंश के धर्मपाल भी पड़े हैं, और इधर तो प्रतिहार भी पड़े हैं कि कन्नौज मिल जाए भाई। तो कन्नौज का सिस्टम यही होता है। और फिर क्या होता है कि धर्मपाल जो है इनको भी पराजित करते हैं और वत्सराज को भी पराजित करते हैं। वत्सराज आपके नागभट्ट प्रथम के बेटे हैं प्रतिहार वंश के। तो इन दोनों को पराजित करते हैं आपके ध्रुव जो होते हैं ये आपके राष्ट्रकूट शासक रहते हैं, और ये इन दोनों को पराजित कर देते हैं। तो ये आप समझिएगा। पूरा वीडियो आप NCERT वाला देख लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पूरी स्टोरी फॉर्मेट में सब चीज़ें बताई गई हैं। देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया के किस वंश के शासक ने पालों से नालंदा में एक विहार बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो दक्षिण पूर्व एशिया समझते हैं, ये आपका एशिया है मान लीजिए, तो दक्षिण पूर्व एशिया इधर हो जाएगा, मतलब इंडोनेशिया, थाईलैंड। तो इंडोनेशिया में जो आपके जावा, सुमात्रा और मलाया वाला क्षेत्र है, वहीं शैलेंद्र वंश चलता था। तो शैलेंद्र वंश के राजा जो थे उन्होंने कहा था कि भाई ऐसा है कि एक विहार बनवाना चाहते हैं हम नालंदा में, और ये बौद्ध धर्म के समर्थक थे, तो हमें थोड़ी जगह दे दो, अनुमति दे दो। तो शैलेंद्र वंश आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिहार शासक माने जाते हैं, तो प्रतिहार शासक अग्निकुल के थे या लक्ष्मण के वंशज थे? ए सही है कि बी सही, आपको बताना है। तो प्रतिहार शासक आपके अग्निकुल के थे भाई। जो राम लक्ष्मण भगवान जो भी हुए ना, ये अग्निकुल के ही माने जाते हैं। तो अग्निकुल के भी थे और लक्ष्मण के वंशज भी ये खुद को मानते थे। तो ए और बी दोनों से ही सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अल मसूदी भारत आया था, तो अल मसूदी कब आया था भारत, ये आपको बताना है। कृष्ण तृतीय के समय आया था या फिर इंद्र तृतीय के समय आया था? तो अल मसूदी जो आया है ये आपका इंद्र तृतीय के समय आया है। कृष्ण तृतीय तो एकदम लास्ट में आते हैं, लगभग इनका 934 का टाइम पीरियड होता है, और अल मसूदी जो आता है ये आपका 915 में आता है लगभग, और 915 से 927 का टाइम पीरियड जो होता है वो इंद्र तृतीय का टाइम पीरियड होता है। ये भी राष्ट्रकूट शासक होते हैं। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ही सही है। मतलब अल मसूदी किसके समय में आया था? इंद्र तृतीय के समय आया था। सुलेमान भारत आया था, तो अमोघ वर्ष के समय आया, मिहिर भोज प्रथम के समय आया या देवपाल के समय आया? भाई अमोघ वर्ष आपके राष्ट्रकूट शासक हैं, मिहिर भोज आपके प्रतिहार शासक हैं, और देवपाल जो हैं ये आपके पाल वंश के हैं। अमोघ वर्ष का टाइम पीरियड आप देखेंगे तो 814 से लेकर के 878 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। मिहिर भोज का देखेंगे तो 836 से लेकर के 85 तक रहता है। देवपाल का टाइम पीरियड आपका 810 से 850 तक रहता है। और ये जो सुलेमान आते हैं ये आपके 9वीं सदी के मध्य में आते हैं। तो 9वीं सदी का मध्य का टाइम पीरियड इन तीनों का है, मतलब ये तीनों समकालीन हैं एक दूसरे के। भाई 814, 836, 810, 878, 800 आपका 85 और ये आपका 850। तो अमोघ वर्ष, मिहिर भोज और देवपाल। अगर विग्रहपाल भी देवपाल के बाद आते हैं तो उनका भी टाइम पीरियड आप ले सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं PCS में, IAS में। तो इन तीनों का टाइम पीरियड था उस समय आपके सुलेमान आए थे। बी राइट आंसर हो जाएगा। सुलेमान ने पाल वंश को रुहुमा कहकर संबोधित किया था, ये भी याद रखेंगे आप। चोल शासक परांतक प्रथम, चोल शासक थे परांतक प्रथम, 949 ईस्वी में पराजित करके चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार करने वाला महान राष्ट्रकूट शासक कौन था? मतलब जो चोल शासक परांतक प्रथम थे इन्हें पराजित कर देते हैं और उनके चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग पर ये अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। तो ऐसा महान शासक कौन था ये आपको बताना है। तो ये आपके कृष्ण तृतीय थे। ठीक, कृष्ण तृतीय का टाइम पीरियड आपका 934 से 996, मतलब एक हिसाब से लास्ट पीरियड चलता है आपके किसका, मतलब एक हिसाब से जो लास्ट टाइम होता है आपके राष्ट्रकूट शासन का। तो कृष्ण तृतीय आपका हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और पता आपको कैसे चलेगा, जाकर के NCERT वाली क्लास लीजिए। अब यहाँ देखिए लेखक हैं, रचना है, तो इसमें आपको मिलान करना है किसने कौन सी रचना की है। अमोघ वर्ष जो कि एक राष्ट्रकूट शासक थे, इन्होंने कबीर राजमार्ग की रचना की है। बहुत बढ़िया लिखते पढ़ते थे, कविता करते थे और तलवारबाजी भी करते थे, बहुत शक्तिशाली राजा थे। राजशेखर जो कि महेंद्रपाल के दरबारी कवि थे, इन्होंने कर्पूर मंजरी की रचना की, और तो और इन्होंने बाल रामायण की भी रचना की है, ये भी आप याद रखेंगे, बाल रामायण। और जिनसन सक्टाइन जो थे ये अमोघ वर्ष के दरबारी कवि थे, इन्होंने अमोघ वृत्ति नाम की रचना की है, तो ये आप समझ सकते हैं। तो पहले का सी हो जाएगा और दूसरे का बी, तो पहले का सी और दूसरे का बी डी में है, डी ही राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रतिहार शासक के सिक्कों पर आदिवाराह का चिन्ह अंकित मिलता है?
तो मैंने पहले ही बताया मिहिर भोज। मिहिर भोज क्या थे, ये रूप भी धारण करते थे आदिवारा का और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। किस राष्ट्रकूट शासक के द्वारा उज्जैन में हिरण्य गर्भदान महायज्ञ करवाया गया था, जिसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम किया था? तो ये आपको बताना है। तो ऐसे कौन से राष्ट्रकूट शासक हुए हैं जिन्होंने उज्जैन में हिरण्य गर्भदान महायज्ञ करवाया और जिसमें क्या है, प्रतिहार जो राजवंश के राजा थे उन्होंने द्वारपाल का काम किया था? तो ये आपके दंती दुर्ग थे। यहाँ दुर्ग लिख गया, दुर्ग होगा। दंती दुर्ग जो थे वो राष्ट्रकूट वंश के पहले शासक थे। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं के यहाँ जो है प्रतिहारों ने द्वारपाल का काम किया था। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, ये आपको बताना है। और ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि किसके द्वारा, राष्ट्रकूट के द्वारा, पल्लव के द्वारा, तो ऐसा भी प्रश्न आ जाता है। तो ये आपको बताना है। तो एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण जो करवाया वो कृष्ण प्रथम ने करवाया। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। और ये राष्ट्रकूट शासक थे, ये भी याद रखना। कभी कभी आ जाता है कि राष्ट्रकूट ने करवाया, पल्लव ने करवाया, तो राष्ट्रकूट लगाना है आपको। ग्वालियर प्रशस्त्र में मलेच्छों का नाशक किसे कहा जाता है? 2 बार टाइप हो गया है। तो ग्वालियर प्रशस्त्र में मलेच्छों का नाशक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो प्रतिहारों को कहा जाता है मलेच्छों का नाशक। बी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो अरबी थे और आते थे आक्रमण करके, तो उनको मारने वाला किसे कहा जाता है? तो प्रतिहार को। और ये ग्वालियर प्रशस्त्र में ऐसा अभिलेख मिलता है। अब यहाँ देखिए राजा हैं और प्रसिद्ध लेखक हैं, यहाँ आपको मिलान करना है। धर्मपाल के समय हरिभद्र सूरी थे जो कि एक बौद्ध लेखक हैं। महेंद्रपाल के समय आपके राजशेखर हैं। ठीक, राजशेखर जो है वो महेंद्रपाल के समय हैं। और महेंद्रपाल ऐसा नहीं है कि आपके पाल वंश के हैं, महेंद्रपाल आपके किसके हैं? प्रतिहार वंश के हैं, ये भी याद रखना। ऐसा नहीं पाल लगा है तो ये आपके पाल वंश के हो गए। गोपाल, धर्मपाल, देवपाल और रामपाल ये सब हैं पाल वंश के, लेकिन महेंद्रपाल जो हैं ये आपके प्रतिहार वंश के हैं। और इनके समय में राजशेखर इनके दरबारी कवि थे और इन्होंने कर्पूर मंजरी की रचना की है, साथ में बाल रामायण की रचना भी की है। अमोघ वर्ष एक राष्ट्रकूट शासक थे और इनके समय में जो महान कवि थे वो जिनसेन और सक्टायन थे। वहीं कृष्ण तृतीय भी आपके राष्ट्रकूट शासक हैं और इनके दरबारी कवि थे पंपा पुन्ना रन्ना। पंपा पुन्ना रन्ना जो है ये कन्नड़ कवि थे, ये भी याद रखना। और ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, भैया पंपा कहाँ से आ गए, पुन्ना कहाँ से आ गए। तो ये सिस्टम समझिए। तो पहले का बी है और दूसरे का ए है। तो पहले का बी और दूसरे का ए आपका सी में और तीसरे का डी हो जाएगा। एकदम से सी राइट आंसर हो जाएगा। परम सौगात की उपाधि ग्रहण करने वाला शासक कौन था, ये आपको बताना है। तो परम सौगात की उपाधि ग्रहण की थी किसने भाई? देवपाल ने भी की थी और धर्मपाल ने भी की थी। तो दोनों ने की थी। और भाई धर्मपाल क्या हैं? देवपाल के पिताजी हैं और इनके बेटे हैं देवपाल, तो दोनों ने की थी। तो ए और बी दोनों सही है, सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिहार वंश के शासन में भोज को पराजित करने वाला पाल वंश का महान शासक कौन था? जो प्रतिहार वंश के महान राजा हुए हैं मिहिर भोज, जो मतलब आदिवारा का रूप धरते थे और भगवान विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे। तो इनको पराजित करने वाला पाल वंश का महान शासक कौन था जिसने इन्हें पराजित किया था? तो इनको पराजित किया था आपके देवपाल ने। डी राइट आंसर हो जाएगा। ये धर्मपाल के बेटे हैं, इतना आप समझ सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये राजवंश है और ये आपके संस्थापक हैं। ठीक, तो राजवंश जैसे पाल वंश है, प्रतिहार वंश है, राष्ट्रकूट वंश है, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जो पाल वंश है इसकी स्थापना गोपाल ने की है। 750 से 770 इनका टाइम पीरियड रहता है। वहीं प्रतिहार वंश हैं, प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की है 730 से 56। वहीं राष्ट्रकूट वंश जो है इसकी स्थापना आपके दंती दुर्ग ने की है। यहाँ दर्ग लिख गया, दुर्ग हो जाएगा। ठीक, तो ये आप समझ सकते हैं। तो पहले का बी हो जाएगा और दूसरे का सी। तो पहले का बी और दूसरे का सी आपका डी में, डी राइट आंसर हो जाएगा। धर्मपाल के बारे में सही कथन है, ये आपको बताना है। तो कौन सा सही कथन है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में करवाते हैं। तो एकदम सही बात है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा ही की जाती है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की मरम्मत के लिए 200 गाँव के राजस्व को दान देते हैं। तो ये भी काम यही करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसकी मरम्मत के लिए 200 गाँवों का राजस्व दान दे देते हैं। तो दोनों सही, सी राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें परम सौगात की उपाधि भी दी जाती है और इन्हें उत्तरापथ की उपाधि भी देते हैं। कौन? आपके गुजराती कवि सोड्ढल। 8वीं सदी में बंगाल में पहली आंतरिक व्यवस्था को कहा जाता है, अव्यवस्था होगा, अव्यवस्था को कहा जाता है। तो 8वीं सदी में जो बंगाल में आंतरिक अव्यवस्था चल रही थी, उथल पथल चल रही थी, मतलब जो आता था लूटपाट करके चला जाता था। ठीक, जहाँ जो भी चाहता था वो कब्जा कर लेता था। तो ये जो है मत्स्य न्याय था। बी राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये आपका राजवंश है, ये शासन क्षेत्र है। आपको बताना है कौन सा राजवंश जो है किस शासन क्षेत्र से संबंधित है। देखिए पाल वंश जो था ये आपका बंगाल से रिलेटेड है भाई। ऐसे आपका ये भारत था और यहाँ पर आपके पाल वंश के राजा बैठे थे, यहाँ आपके प्रतिहार वंश के, यहाँ राष्ट्रकूट। और मामला क्या था, कन्नौज के ऊपर हमला करना, कन्नौज को प्राप्त करना सभी चाहते थे क्योंकि सेंटर था एक हिसाब से। और देखिए ये क्या होता है कि पाल वंश बंगाल का हो गया, प्रतिहार वंश आपका गुजरात का और राष्ट्रकूट वंश दक्षिण भारत। राजधानी की बात करें तो जो पाल वंश की राजधानी थी वो मुंगेर थी, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक, मुंगेर पाल वंश की राजधानी थी। प्रतिहार वंश की जो राजधानी थी वो आपकी कन्नौज थी, ठीक, कन्नौज पे लास्ट में आपके प्रतिहारों का शासन हो ही जाता है। फिर राष्ट्रकूट वंश की जो आपकी राजधानी थी वो मान्यखेत थी, मान्यखेत आपका दक्षिण भारत में पड़ता है। तो ये आपकी राजधानी थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं शासन क्षेत्र, पहले का ए और दूसरे का सी, तो पहले का ए दूसरे से डी में है, डी राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ, 8वीं सदी से स्टार्ट हो जाता है, ठीक, ये सिस्टम होता है, लगभग जो है 200 साल तक चला करता है त्रिपक्षीय संघर्ष। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती है। मिडिवल हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर जो आया उसके ऊपर सारे क्वेश्चन आंसर करवा दिए गए हैं। ऐसे जैसे ही आपका सेकंड लेक्चर आएगा उसके भी क्वेश्चन आंसर करवा दिए जाएंगे और ये सिस्टम आपका चलता रहेगा। ये मान के चलिए कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका हिस्ट्री एनसीईआरटी का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये मान के चलिए आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी अगर आप सही से सारी चीज़ें करते हैं। एडिशनल चीज़ें जो भी बताई जाती हैं उसे लिखते हैं और नोट्स बनाते हैं और एनसीईआरटी की क्लासेज अटेंड करते हैं तो बहुत आगे निकल जाएंगे और उसे हिस्ट्री में आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। फिर उसके बाद जियोग्राफी, पॉलिटी सब करवा देंगे एनसीईआरटी में, ऐसा नहीं, लेकिन एक एक चीज़ आप ख़त्म करते चलिए। अभी आपके पास 4 महीने का टाइम है यूपीपीएससी आरओ के लिए और वहीं 3 महीने का टाइम है आपके इसके लिए यूपीपीसीएस के लिए। तो अगर आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी की तो ये मान के चलिए बहुत आगे, बहुत औरों से आगे निकल जाएंगे। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इतना सब कुछ किया जा रहा है, क्वेश्चन आंसर बनाए जा रहे हैं, बढ़िया तरीके से सेट करके आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो आप लोग भी सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।